welcome back to my YouTube channel and today I will teach you chapter number 7 Environment and Natural Resources. Class 12 का ये chapter number 7 है जो regarding to environment and natural resources, ऐसे resources जो हमें नेचर ने दिए हैं और उनको हम यूज कर सकते हैं, इवन रीयूज भी कर सकते हैं, बट उनके लिए हमें उनकी प्रोटेक्शन करना और उनकी डिग्रेडेशन को रोकना कंपलसरी है. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. इन्वायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है पहले हम उनको सोचते थे ओनली ज्योग्राफी में आते हैं, बट प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि ये तो पॉलिटिकल साइंस में भी आ गए हैं. रीजन कि इन टॉपिक के ऊपर पॉलिटिक्स भी होने लग गई है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा बन चुका है कि जिसपे पॉलिटिक्स करना कंपलसरी है. क्योंकि अर्लियर टाइम में तो ऐसा था नहीं कि डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि हर नेचुरल रिसोर्स की डिग्रेडेशन होती जा रही है, जिसके रीजन से ये एक ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है और ये एक इश्यू बन चुका है कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा वर्क किया जाए. द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन इन्वायरमेंट है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज है, इनकी प्रोटेक्शन करना इंडिविजुअल कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनकी प्रोटेक्शन करना ग्लोबल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो उसके लिए ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि जिनकी प्रोटेक्शन करना कंपलसरी है, ऐसे कौन से टॉपिक हैं कि उनकी प्रोटेक्शन करना कंपलसरी है. तो फर्स्ट टॉपिक इज लैंड. हम देख रहे हैं कि लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है ग्लोबल लेवल पर. एक इंडिविजुअल कंट्री का डिग्रेडेशन नहीं है, होल लेवल पर देखते हैं कि लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है. तो लैंड का डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, उसके बहुत सारे रीजन है कि लाइक सबसे बड़ा रीजन है डिफोरेस्टेशन. साथ में पॉपुलेशन राइज अप होती जा रही है, तो उसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लगाए जाए. क्योंकि अगर मान लो हम डिफोरेस्टेशन तो कर रहे हैं लेकिन और प्लांट्स नहीं लगा रहे, तो आने वाले टाइम में ऑक्सीजन की कमी तो अभी कोविड-19 में आपने देख ली होगी कि कितनी वास्ट प्रॉब्लम बन चुकी है. तो इसके लिए हमें सबसे पहले ग्रो मोर ट्रीज. तो सभी से ये रिक्वेस्ट है, इवन जो स्टूडेंट्स है उनसे मैं यही कहूंगी कि जितने ज्यादा प्लांट्स हो सके आप लगाइए, वो आपके लिए, इन्वायरमेंट के लिए और होल वर्ल्ड के लिए प्रोटेक्शन करेंगे. सेकेंड पॉइंट आता है रिगार्डिंग वाटर. हर पर्सन को राइट है कि उसे जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बिल्कुल साफ हो, एक प्योर ड्रिंकिंग वाटर मिले, ये सबका राइट है. लेकिन क्या प्रेजेंट टाइम में सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है? नहीं. रीजन है पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री सेटअप हो चुकी है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर की कमी आ रही है. हमें कम से कम वाटर वेस्ट करना चाहिए. वाटर की प्रोटेक्शन करना हमारा मेन पर्पज होना चाहिए कि हम कम से कम वाटर को वेस्ट करें. नेक्स्ट पॉइंट आता है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में आप देखते हो कि किस तरह से ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है. ओजोन लेयर के डिस्ट्रॉय होने के रीजन से उसमें जो होल हो चुका है, उस होल से अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट आती है, जो ह्यूमन बीइंग के लिए, इवन पूरे अर्थ के लिए हार्मफुल है. तो इसकी प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है, उस होल को कैसे फुलफिल किया जा सकता है? ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन करना किसी एक कंट्री का वर्क नहीं है, इसके लिए सभी कंट्री को मिलकर वर्क करना होगा, तभी ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन की जा सकती है और तभी जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है उससे बचा जा सकता है. तो ये ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है, इसको ग्लोबल लेवल पर ही निपटाया जा सकता है. नेक्स्ट आता है स्पेस. स्पेस में किस तरह से बहुत सारे डर्ट पार्टिकल आ चुके हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए काफी नुकसानदायक हो रहे हैं, ह्यूमन बीइंग को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं. तो उस जो स्पेस में जो पार्टिकल्स हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है कि हम किस तरह से अपने विदाउट एनी रीजन ही व्हीकल को इधर से उधर लेके जाते हैं, अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए, ग्रीड के लिए जो ये फैक्ट्रीज ओपन करते हैं, उसमें ये नहीं देखते कि कितना वेस्ट मटेरियल जा रहा है, किस तरह ये इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है, वाटर पोल्यूशन भी करता है, एयर पोल्यूशन भी करता है, नॉइज पोल्यूशन भी करता है. ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए. गवर्नमेंट को भी इनके लिए स्टेप्स उठाने चाहिए कि जो इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है जो फैक्ट्रीज, तो उनको स्टॉप किया जाए. नेक्स्ट जो आता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, उसके लिए होल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर किस तरह से स्टेप्स उठाए गए, हर कंट्री ने पार्टिसिपेट किया. क्यों किया? क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कोई भी कंट्री इससे अवेयर नहीं होगा, कोई भी कंट्री ये नहीं सोचेगा कि हमें प्रोटेक्शन करनी है इन्वायरमेंट की, नेचुरल रिसोर्सेज की, तो इन फ्यूचर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि ये नहीं पता चलेगा हम स्टार्ट कहाँ से करें इसको स्टॉप करना. तो उसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स किए गए. इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कंसर्न है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो अवेयरनेस है, ड्यूरिंग 1960 वो स्टार्ट हो चुकी थी. ड्यूरिंग 1960 ये क्लियर हो गया था कि इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन हो चुकी है. तो इसके लिए
ह्यूमन बीइंग को अब अवेयर हो जाना चाहिए, हर कंट्री को अवेयर हो जाना चाहिए कि किस तरह से प्रोटेक्शन की जा सकती है। तो उसके लिए स्टॉकहोम एक कॉन्फ्रेंस हुआ ड्यूरिंग 1972, लेकिन इसमें कोई बड़े स्टेप्स नहीं उठाए गए कि जिससे इन्वायरमेंट पर वर्क किया जा सके। नेक्स्ट जो सबसे फर्स्ट अर्थ समिट हुआ, सबसे पहला जो अर्थ समिट हुआ ब्राजील में, तो ये फर्स्ट अर्थ समिट था जिसमें मोर देन 100 कंट्रीज के हेड ने पार्टिसिपेट किया और वहां पर ये डिस्कस किया कि जो ग्लोबल लेवल पर अर्थ से रिलेटेड या इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर करने के लिए ये मीटिंग हुई। आफ्टर दैट इसमें एजेंडा 21 को रखा गया, 21 टॉपिक पर वर्क किया जाएगा। उन जो 21 टॉपिक को इंक्लूड किया गया, उन टॉपिक के ऊपर वर्क होना स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग 1992 से ही। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इस UNCCC पर जो सिग्नेचर किए वो 154 नेशंस ने सिग्नेचर किए और ये ड्यूरिंग 1992 में किया गया। देन आफ्टर 1997 में एक प्रोटोकॉल हुआ जो जापान में हुआ। जापान में क्योटो एक जगह का नेम है जहां पर एक प्रोटोकॉल हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल उसको बोला जाता है। 1997 में ड्यूरिंग क्योटो प्रोटोकॉल की हर कंट्री सिग्नेचर करे कि अब हम ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करेंगे। तो इसमें एक इश्यू बना, इसमें इंडिया ने सिग्नेचर नहीं किया 1997 में। उसका रीजन क्या था? क्योंकि डेवलप्ड कंट्री अपने रिसोर्सेज को यूज कर चुके थे और डेवलपिंग कंट्री अभी यूज करना स्टार्ट किया था उन्होंने, या तो फिर स्टार्ट किया था या फिर थोड़ा सा प्रोग्रेस हुए थे। तो इसमें डेवलपिंग कंट्री अगेंस्ट हो गए कि हम तो अभी सिग्नेचर नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो डेवलपमेंट करनी है, जबकि मैक्सिमम कंट्री का ये कहना था कि सभी सिग्नेचर करके अब स्टॉप कर दो डेवलपमेंट करना। लेकिन हम देखते हैं कि जो 2 हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फिर भी मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो डेवलपमेंट कर चुके थे। लाइक जो वेस्ट पार्ट के कंट्री है उन्होंने तो प्रोग्रेस कर ली थी, लेकिन ईस्ट पार्ट के कंट्री ने प्रोग्रेस नहीं की थी। और जो सदर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज है उन्होंने तो प्रोग्रेस स्टार्ट भी नहीं की थी, जिसके रीजन से यहाँ पर क्लैशेस हो गए थे। इंडिया ने सिग्नेचर करने के लिए रिफ्यूज कर दिया था। इंडिया ने इस पर सिग्नेचर किए 2002 में और इसकी इम्प्लीमेंशन की गई, इट मीन्स क्योटो प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया गया 2005 में। तो इसमें यही रीजन रहा क्योटो प्रोटोकॉल का कि जो वेस्टर्न कंट्री है ये तो डेवलप हो चुके हैं, तो ये तो अपने आप को डेवलप करने के बाद अनदर कंट्री को स्टॉप कर रहे हैं कि आप अब बस डेवलपमेंट मत करो, सिग्नेचर कर दो प्रोटोकॉल के ऊपर और उसके बाद आप वर्क करना बंद कर दो। तो जिससे यहाँ पर थोड़े क्लैशेस बढ़े थे और उन क्लैशेस के बाद इंडिया एग्री हुआ 2002 में। तो यहाँ से आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिया ने सिग्नेचर क्योटो प्रोटोकॉल पर कब किए, इन 2002। और जो क्योटो है ये जापान में है, यहाँ पर 1997 में प्रोटोकॉल किया गया। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि इन्वायरमेंट अवेयरनेस 1960 में स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद जो स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस हुआ वो 1972 में हुआ और जो ब्राजील का 1992 का जो कॉन्फ्रेंस है, 1992 का जो अर्थ समिट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्थ समिट ड्यूरिंग 1992, तो ये फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था। ये आपको अच्छे से लर्न करना है। इसमें एजेंडा 21 को इंक्लूड किया गया था। देन ये जो UNFCCC इसकी फुल फॉर्म लर्न कर लेना। आफ्टर दैट क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स कि कौन कौन से इन्वायरमेंट से रिलेटेड मूवमेंट्स हैं जिनके ऊपर वर्क होता है। ओनली एक कंट्री नहीं, बहुत सारी कंट्री में ये प्रॉब्लम क्रिएट है और उनमें मूवमेंट्स भी चले हुए हैं। तो फर्स्ट आता है रिगार्डिंग फॉरेस्ट मूवमेंट कि जो फॉरेस्ट है उनकी डिग्रेडेशन हो रही, उनकी फॉरेस्ट कटिंग हो रही है। डिफॉरेस्टेशन होने के रीजन से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और उससे जब फॉरेस्ट कट होते हैं तो आफ्टर दैट क्या प्रॉब्लम होती है, लैंड की डिग्रेडेशन होती है। तो लैंड की डिग्रेडेशन से बहुत सारे मूवमेंट्स चले कि जहां पर भी फॉरेस्ट कट होते हैं तो वहां पर मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं ओनली इंडिया में। अब इंडिया के अगर हम बात करते हैं तो चिपको मूवमेंट काफी पॉपुलर है, आप सबको पता होगा रिगार्डिंग चिपको मूवमेंट। तो किस तरह से लोगों ने जो ट्रीज हैं उनके चिपक कर कि हमें मार दो लेकिन हम ट्रीज को कट नहीं करने देंगे। तो ये होता है डिवोशन कि हमें अपने प्लांट से, अपने ट्रीज से, अपने इन्वायरमेंट से इतना ज्यादा अटैचमेंट है कि हम इनको कट नहीं होने देंगे चाहे हमारी जान चली जाए। तो इस तरह के मूवमेंट्स बहुत सारे कंट्रीज में चले हुए हैं, तो वो रिगार्डिंग फॉरेस्ट मूवमेंट है। आफ्टर दैट आता है मूवमेंट अगेंस्ट माइनिंग एंड मिनरल इंडस्ट्रीज कि जो माइंस हैं
उनको एक लार्ज लेवल पर जब उनको निकाला जाता है तो उसके लिए भी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं कि इस तरह से अगर माइनिंग जो है इन मिनरल्स को निकाला जाएगा, इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा, तो आने वाले इस टाइम में ये क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। जबकि हमारा ये फर्ज बनता है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम इनको बचाकर रखें। नेक्स्ट आता है एंटी डैम मूवमेंट्स। कि एंटी डैम मूवमेंट्स यानी कि जब डैम की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो उसके अगेंस्ट में भी होते हैं लोग। रीजन कि आपने 10th में पढ़ा होगा कि एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट है तो जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी वो डेवलपमेंट हो। तो इसके लिए क्या मतलब क्यों है ऐसा रीजन कि तो उस रिवर के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनका सर्वाइवल ही उस रिवर से चल रहा है, तो उनको वहां से हटा दिया जाएगा कि आप अपना घर यहाँ से हटा लो, यहाँ तो डैम बनेगा। तो वो लोग मूवमेंट चलाते हैं उसके अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में? डैम के अगेंस्ट में, कि यहाँ डैम नहीं बनना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स चलते हैं, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए मूवमेंट्स चलते हैं। हम जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको ऐसे ही एक्सप्लॉइट करते रहेंगे तो फ्यूचर में हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम आएगी। और प्रेजेंट टाइम में आप अच्छे से देख रहे हो कि सांस लेना कितना जरूरी है और ऑक्सीजन मिलना कितना मुश्किल होता जा रहा है। तो उसके लिए इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करना कंपलसरी है। तो ये जितने भी मूवमेंट्स चलाए गए हैं ये काफी बेस्ट मूवमेंट्स है। नेक्स्ट हेडिंग इज रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स। कि रिसोर्स के ऊपर पॉलिटिक्स, रिसोर्सेज है लाइक ऑयल एंड वाटर, उसके ऊपर पॉलिटिक्स कैसे। सबसे पहले हम लेते हैं रिगार्डिंग ऑयल, कि जिन कंट्रीज के पास ज्यादा ऑयल है, लाइक इराक है, इराक पर 2003 में एक अटैक किया था। आपने पढ़ा 2003 में यूएसए ने और किसको अपने अंडर में कर लिया था, इराक कंट्री को अपने अंडर में कर लिया था। अकॉर्डिंग टू यूएसए कि ये मास डिस्ट्रक्शन यानी वेपन मास डिस्ट्रक्शन करेंगे, इसके रीजन से हमने इनके ऊपर अटैक किया है, इनको कॉन्क्यूर किया है। लेकिन मेन पर्पस ऑफ यूएसए दैट टाइम कॉन्क्यूरिंग ऑफ ऑयल रिसोर्सेज, क्योंकि इराक के पास काफी ऑयल रिसोर्स है तो उनके ऑयल रिसोर्स के ऊपर अपनी कॉन्क्यूरिंग करना। तो यूएसए का जो टारगेट था उस टाइम ये ही टारगेट था। तो ऐसे कंट्री जिनके पास ऑयल है उनके ऑयल को एक्सप्लॉइट करने के लिए कई बार अनदर कंट्री उन पर अटैक भी करता है, जो एक जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है। ऑयल जो एक ऐसा मिनरल है जो जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है। नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर के रिगार्डिंग तो आप देखते हो कि प्रेजेंट टाइम में वाटर की कितनी ज्यादा कमी आई हुई है। तो ये जो कमी है ये एक कंट्री में नहीं है, बहुत सारी कंट्री में, मैक्सिमम कंट्री में। तो इन फ्यूचर ये भी हो सकता है वर्ल्ड वॉर भी मे बी वाटर से रिलेटेड होगा। वाटर की क्वांटिटी कम होने के रीजन से लोगों के पास वाटर की कमी है, लेकिन जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है वो गलत है। तो ऐसे कंट्री जिनके पास वाटर एक्सेस क्वांटिटी में है तो उनके पास से अभी तो हम ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, आफ्टर दैट वाटर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा। इन 1992 में यूएनएफसीसीसी ने जो रिपोर्ट दी उसके अकॉर्डिंग जो ये प्रॉब्लम है रिगार्डिंग टू इन्वायरमेंट ये कॉमन है, बट इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें एनेक्स कंट्री और नॉन एनेक्स कंट्री, ऐसे कंट्री जो डेवलप्ड हो चुके हैं, यानी कि ऐसे कंट्रीज जो डेवलप्ड है, और नॉन एनेक्स कौन से आते हैं? ऐसे कंट्रीज जो अभी डेवलप कर रहे हैं, इट मीन्स डेवलपिंग कंट्रीज। तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि एनेक्स कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है और नॉन एनेक्स की डिफरेंट है। जब 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, जापान में जो क्योटो प्लेस है वहां पर जो प्रोटोकॉल हुआ उसमें बहुत सारे कंट्रीज ने सिग्नेचर करने के लिए रिफ्यूज कर दिया। उसका रीजन था कि ड्यूरिंग 1992 यूएनएफसीसी में ये कहा गया था कि कंपलसरी नहीं है कि इस कंट्री को ये वर्क करना ही करना है। इट मीन जो रिगार्डिंग टू इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन करनी थी उसमें हर कंट्री के लिए कंपलसरी नहीं किया गया था, कंपल्सन नहीं की गई थी। बट 1997 में जो सिग्नेचर किए थे, जिन कंट्रीज ने सिग्नेचर कर दिए थे उनके लिए कंपल्सन हो गई थी। मींस जब 1997 में जो प्रोटोकॉल के ऊपर सिग्नेचर करवाए गए तो ड्यूरिंग दैट टाइम ये हो गया था कि ऐसे कंट्रीज जो डेवलप्ड हो चुके हैं उन कंट्रीज को सिग्नेचर करना चाहिए। मींस जब इंडिया ने सिग्नेचर नहीं किए, रीजन क्या था उसका कि इंडिया कह रहा था कि हम सिग्नेचर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने तो अभी डेवलपमेंट स्टार्ट ही की है, हम डेवलपिंग कंट्री ही चल रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। इंडिया ने उस टाइम रिफ्यूज कर दिया था, बहुत सारी कंट्रीज जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। वैसे मेनली उन कंट्रीज को सिग्नेचर करने चाहिए कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे थे। जो ऐसे कंट्रीज जो डेवलपमेंट कर चुके हैं
तो उन कंट्री ने ही उनके ऊपर सिग्नेचर करना चाहिए था, बट ये 1997 में प्रोटोकॉल स्टार्ट हुआ था। आफ्टर दैट 2005 में ये इम्प्लीमेंट हुआ है। इंडिया के ऊपर बैन नहीं लगा है अभी भी। रीजन क्या है उसका? क्योंकि इंडिया प्रेजेंट टाइम में भी डेवलपिंग कंट्री है, और वैसे तो कुछ क्रिटिसाइज करने वाले पर्सन कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में चाइना और इंडिया के ऊपर बैन लग जाएगा, बट प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है। अभी तक इंडिया और चाइना के ऊपर किसी तरह का कोई बैन नहीं लगा है, और किसी भी तरह की उनके ऊपर ये स्टॉप नहीं किया गया है कि ये जो ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट चल रहा है उसके ऊपर इनका ज्यादा रोल है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उनके रीजन से ही जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ज्यादा डिप्लेट हो रहा है, ज्यादा डिग्रेड हो रहा है, और इस डिग्रेडेशन के रीजन से हमें इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन की नीड है। क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने इतने ज्यादा इफेक्ट को प्रोड्यूस कर दिया है, इतना ज्यादा इफेक्ट बढ़ा दिया है कि जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डे बाय डे डिग्रेड होता जा रहा है। हेडिंग आती द इंडिजीनियस पीपल एंड देयर राइट्स। अभी इंडिजीनियस का मीन्स क्या होता है? कहीं इसको नेटिव पीपल बोलते हैं, कहीं इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट नेम से इंडिजीनियस पीपल जाने जाते हैं। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में 30 करोड़ पीपल इंडिजीनियस पीपल है। तो वो इंडिजीनियस पीपल, उनके राइट्स का जब एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है तो वो अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इंडिजीनियस पीपल के बारे में बात करते हैं तो इंडिया में उनको क्या बोला गया है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और टोटल जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका 8% पीपल यहाँ पर क्या है? इंडिजीनियस पीपल है, और वो मेनली डिपेंड है कल्टीवेशन पर। एंड 1970 में जो इंडिजीनियस पीपल है वो अपने राइट्स के लिए अवेयर हो गए थे, और इन 1975 वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लिया, जिसमें गवर्नमेंट इनकी प्रोटेक्शन के लिए वर्क कर रही है। तो इंडिजीनियस पीपल का इंडिया में उनकी प्रोटेक्शन के लिए वर्क स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट आता है इंडिया स्टैंड ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज, कि इंडिया ने इन्वायरमेंटल इश्यूज पर अपना स्टैंड कैसा रखा है, इन्वायरमेंटल इश्यूज में इंडिया किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इंडिया हमेशा से ही ये चाहता है कि इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हो, इन्वायरमेंट जो डिग्रेड हो रहा है वो प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें हर कंट्री का पार्टिसिपेट हो, ज्यादा से ज्यादा ऐसे व्हीकल्स यूज किए जाए, ज्यादा से ज्यादा ऐसी गैस यूज की जाए जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं हो। तो इंडिया ने उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए। तो उन प्रोग्राम्स में फर्स्ट प्रोग्राम इज इंडिया नेशन ऑटो फ्यूल पॉलिसी। एक प्रोग्राम चलाया कि जिसमें ऑटो फ्यूल पॉलिसी को एक्सेप्ट किया गया, और उसके थ्रू इंडिया ने जो इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन हो रही है और जो बहुत सारी गैसेस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा रही है उसको रिड्यूस किया। सेकेंड आता है द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इन 2001 एक एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास किया, और उसके थ्रू एनर्जी को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए गए। थर्ड पॉइंट आता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। 2003 में रिसोर्सेज को यूज करने पर ज्यादा से ज्यादा फोर्स किया गया जो रिन्यूएबल है। इट मीन्स जो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है उनको कम से कम यूज किया जाए, और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको ज्यादा यूज किया जाए, जिससे रिसोर्सेज की एंडिंग तो बिल्कुल नहीं होगी, आफ्टर दैट इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन भी होगी। नेक्स्ट आता है इनकरेजिंग एडेप्टेशन फॉर क्लीन कॉल टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई कि जिससे जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन हो। इस तरह की पॉलिसीज अडॉप्ट की गई कि जिससे ज्यादा से ज्यादा इन्वायरमेंट को क्लीन किया जाए और लोगों को अवेयर किया जा सके। इवन जो सार्क कंट्रीज है, जो जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, जो सार्क कंट्रीज है उनको भी ज्यादा से ज्यादा इनकरेज किया गया कि किसी भी तरह जो इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन है इसको कम किया जाए, ऐसे एफर्ट्स किए जाए, ऐसा वर्क किया जाए जिससे जो इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन हो रही है वो प्रोटेक्ट हो, और इन्वायरमेंट में जो ऐसी गैस जिसके बढ़ने से मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कि जिसके बढ़ने से इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, तो उस पोल्यूट गैस को रिड्यूस किया जाए। उसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यूज करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपको ये टर्म पता है, व्हाट द मीन्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि विदाउट एनी डिग्रेडेशन जब डेवलपमेंट करते हैं उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। वर्ल्ड में हर कंट्री को ये वर्ड यूज करना चाहिए, ये वर्ड एकदम अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि जो डेवलपमेंट करनी है वो एक सस्टेनेबल वे में करनी है, कि जिससे इन्वायरमेंट में किसी भी तरह के डिग्रेडेशन ना हो सके। क्योंकि अगर मान लो हम डेवलपमेंट करेंगे ही, कोई भी कंट्री डेवलपमेंट नहीं करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो प्रोग्रेसिव है। तो आगे बढ़ना है, किस वे में बढ़ना है? सस्टेनेबिलिटी वे में डेवलपमेंट करनी है, बट कैसे करनी? सस्टेनेबल
वे में। हर कंट्री की ये ड्यूटी बनती है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक इंडिविजुअल कंट्री कभी भी नहीं कर सकता। जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं लाइक अंटार्कटिका है, कॉमन प्रॉपर्टी क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके ऊपर सभी का रोल है, उसके ऊपर सभी की कॉन्क्यूरिंग है, कोई भी इंडिविजुअल कंट्री उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं बता सकता। लेकिन जो कॉमन प्रॉपर्टी उसकी प्रोटेक्शन करना भी हर कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हर कंट्री को चाहिए कि वो कॉमन प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करे। तो कॉमन प्रॉपर्टी में जिस तरह अंटार्कटिका आता है वैसे ही हमारा इन्वायरमेंट भी आता है। तो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करने के लिए हर कंट्री को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा और उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो इन्वायरमेंट की जो डिग्रेडेशन है, जो ओजोन लेयर में जो होल हो चुका है, वो काफी कम हो जाएगा और धीरे धीरे फिल भी हो सकता है। तो बीइंग अ स्टूडेंट्स आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो रिसोर्सेज है उनको वेस्ट ना करें, ऐसे रिसोर्सेज को यूज करें जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और उनको भी ज्यादा से ज्यादा यूज ना किया जाए। जितनी आपको उनकी नीड है वो उतना ही यूज करें, क्योंकि इन फ्यूचर ये रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे और आने वाले जनरेशन उनको कैसे यूज कर पाएगी। तो हर स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट को कंजर्व करे, रिसोर्सेज को कंजर्व करे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।